Hello and good morning to all of you. सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग की पार्ट 1 के बाद आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के पार्ट 2 को लेकर। तो चलिए इस सब्जेक्ट की हम शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट का पार्ट 1 की पहली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम में आई होगी। तो चलिए अब हम स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग सब्जेक्ट के पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द ब्रांच अकाउंट्स और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांच अकाउंट। तो इसके आंसर को आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। द ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू या ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट्स इनकर्ड बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस इज नोन एज ब्रांच अकाउंट। यानी अकाउंटिंग के वो ट्रांजेक्शन्स जो हैपन या इनकर्ड होते हैं हेड ऑफिस और उसके ब्रांच ऑफिस में, उनको हम ब्रांच अकाउंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रांच अकाउंट। तो हम ब्रांच अकाउंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को यहां बोल रहे हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ये अकाउंट ब्रांच अकाउंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, to know the profit and loss of each branch. Number 2, to control over the activities of each branch. Number 3, to increase the efficiency of branches. And number 4, to know the actual financial status of the firm or business. तो ये जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं ब्रांच अकाउंट के। अब सपोज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए ये ऑब्जेक्टिव कि वाई ब्रांच अकाउंट हैपेंस और व्हाट आर द पर्पस ऑफ ब्रांच अकाउंट। ऑप्शन में पहला दिया हो प्रॉफिट और लॉस को जानना, दूसरा दिया हो फाइनेंशियल स्टेटस को जानना, तीसरा दिया हो इफिशिएंसी को जानना, चौथा हो सभी। तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव यानी सभी पर टिक। ओके, तो अभी तक हमने ये जाना कि ब्रांच अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हेड ऑफिस और उसके ब्रांच के बीच में होते हैं, उनको ब्रांच अकाउंट बोलते हैं, जिनके पर्पस होते हैं ब्रांचेस का प्रॉफिट और लॉस को जानना, फाइनेंशियल स्टेटस को जानना या फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, ब्रांचेस की इफिशिएंसी को बढ़ाना और साथ ही साथ ब्रांचेस की जो एक्टिविटीज हैं उन पर भी कंट्रोल करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रांच या व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस। तो स्टूडेंट ब्रांचेस 3 टाइप की होती हैं, आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 डिपेंडेंट ब्रांच, नंबर 2 इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड नंबर 3 फॉरेन ब्रांच। तो ये ब्रांचेस के टाइप्स, काइंड्स, कैटेगरी या क्लासिफिकेशन है कि ब्रांचेस 3 कैटेगरी की हैं, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच और फॉरेन ब्रांच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एक्ट ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज का एक्ट या ईयर क्या है। तो हायर परचेज का जो एक्ट या ईयर है वो है स्टूडेंट 1972। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और मीन बाय हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, इसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हायर परचेज सिस्टम एक स्पेशल टाइप का परचेज और सेल होता है जहां पर बायर को एक पार्टिकुलर पीरियड की मोहलत दे दी जाती है कि उनको उस पार्टिकुलर पीरियड के अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना होता है। अगर वो उस पार्टिकुलर पीरियड के अंदर अपनी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं तो जो भी गुड्स होता है या जो भी वो चीज होती है उसकी ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो जाती है, वो गुड्स बायर का हो जाता है। लेकिन बाय चांस अगर वो अपनी इंस्टॉलमेंट को फेल हो जाए, उसको ना सबमिट कर पाए, तो ऐसे केस में जब तक वो अपनी सारी इंस्टॉलमेंट को सबमिट नहीं कर देते तब तक ऑनरशिप उनकी नहीं होगी, ऑनरशिप सेलर की ही रहेगी। तो हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है जहां पर बायर को एक अपनी सामान को लेने के लिए इंस्टॉलमेंट का तरीका अपना लिया जाता है और जब तक वो अपनी सारी इंस्टॉलमेंट को एक पार्टिकुलर पीरियड के अंदर सबमिट नहीं कर देता तब तक ओनरशिप यानी उसका स्वामित्व उस गुड्स का उसका नहीं होता, वो सेलर का रहता है। और बाय चांस अगर वो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना कर पाए, उसको करने में फेल हो जाए, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर को। ओके, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम, जिसका एक्ट है 1972। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रॉयल्टी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेंट, ट्रू और फॉल्स।
तो आप लगाएंगे ट्रू या यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल्टी इज अ कंसीडरेशन ऑन बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट, ट्रू और फॉल्स, तो इसमें भी आप लगाएंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग शॉर्ट वर्किंग, तो द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी मिनिमम रेंट में से जब हम रॉयल्टी माइनस कर देते हैं तो आता है शॉर्ट वर्किंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सरप्लस, तो स्टूडेंट द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सरप्लस इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। यहां पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जब आप मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी माइनस कर रहे हैं तो वो शॉर्ट वर्किंग है, और जब रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट माइनस कर रहे हैं तो वो सरप्लस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, तो स्टूडेंट रॉयल्टी 3 टाइप की होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं इनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, रॉयल्टी रिलेटेड टू माइन्स, MINES। नंबर 2, रॉयल्टी रिलेटेड टू कॉपीराइट, एंड नंबर 3, रॉयल्टी रिलेटेड टू पेटेंट्स, PATENTS। तो रॉयल्टी रिलेटेड टू माइन्स, रॉयल्टी रिलेटेड टू कॉपीराइट एंड रॉयल्टी रिलेटेड टू पेटेंट्स, ये 3 कैटेगरी या 3 टाइप हैं रॉयल्टी के। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए। द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर नोइंग द ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इज नोन एज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, यानी ऐसे अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ट्रेडिंग रिजल्ट को जानने के लिए, उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट के मेन 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड नंबर 2, टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट विद अनदर डिपार्टमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के अंदर 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। नंबर 1, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी PL अकाउंट, एंड नंबर 3, बैलेंस शीट। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर या डिपार्टमेंटल अकाउंट के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्टनरशिप, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए। पार्टनरशिप मीन्स 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप मीन्स 2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर फॉर फुलफिलिंग अ स्पेसिफिक और कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी किसी कॉमन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन उसमें साथ इकट्ठे आते हैं, काम करते हैं, अपनी कैपिटल लगाते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप का एक्ट भी आप नोट कर लीजिए, पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, DEED, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप डीड, तो इसकी डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप डीड कंटेन और इंक्लूड द कंडीशंस एंड रूल्स फॉर द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके जो भी ऑपरेशन यानी कामकाज यानी वर्किंग है, उसको करने की जो कंडीशंस या रूल्स जिसमें लिखे हुए होते हैं या मेंशन होते हैं, वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंक्लूडेड अंडर पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप नोट कर लीजिए। नंबर 1, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नंबर 2, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नंबर 3, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 5, गुडविल, नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नंबर 7, आर्बिट्रेशन रेशियो। ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में शामिल होती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप डीड कैन बी रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, ट्रू और फॉल्स, तो आप लिखेंगे ट्रू, यानी जो पार्टनरशिप डीड होती है वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी होती है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए तो बेहतर होता है। अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो अगर आपकी पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन है तो डिस्प्यूट इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गुडविल, गुडविल क्या है, तो आप नोट कर लीजिए। गुडविल मीन्स रेपुटेशन, नेम, फेम एंड क्रेडिटेबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, इंस्टीट्यूशन
और बिजनेस, उसको बोलते हैं गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, ट्रू और फॉल्स? तो आप लगाएंगे ट्रू। या एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुडविल इज ऑप्शन 1 टेंजिबल एसेट, ऑप्शन 2 इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन 3 करंट एसेट, ऑप्शन 4 फिक्स्ड एसेट। तो आप लगाएंगे गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट। ओके, यानी इंटेंजिबल का मतलब ऐसी चीज जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमको दिखती नहीं है, इंटेंजिबल। तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिचुएशंस अंडर विच वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हैपेंस? ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिनके बेस पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है? तो आप वो सिचुएशन नोट कर लीजिए। नंबर 1, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नंबर 3, डेथ ऑफ अ पार्टनर। नंबर 4, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। एंड नंबर 5, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी ये वो सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है। यानी जब कोई नया पार्टनर आए, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए, जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस हो जाए या पार्टनरशिप फर्म का अमलगमेशन हो, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन सिचुएशन में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, या व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के या वैल्यूड करने के जो मेथड है वो नोट कर लीजिए। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3, ग्रॉस रिसिप्ट मेथड। नंबर 4, एन्युटी मेथड। नंबर 5, परचेज कंसिडरेशन मेथड। ये मेथड हैं गुडविल के वैल्यूएशन के लिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, ANNUITY, ग्रॉस रिसिप्ट मेथड और परचेज कंसिडरेशन मेथड। ये मेथड हैं गुडविल को वैल्यूएशन करने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो? GAINING। गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला लिख लीजिए। द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the formula of calculating sacrificing ratio? The formula of calculating sacrificing ratio equal to old ratio minus new ratio। यानी यहां पर एक बात को ध्यान में रख लीजिए कि जब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है तो वो गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, और जब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है तब वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the modes or methods of dissolution of firm या winding of partnership firm? तो लिख लीजिए, dissolution by agreement, compulsory dissolution, dissolution by notice and dissolution by court। यानी एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप खत्म हो सकती है, वाइंड अप हो सकती है या डिसोल्यूट हो सकती है, कोर्ट के थ्रू हो सकती है, कंपल्सरी डिसोल्यूट हो सकती है और डिसोल्यूशन बाय नोटिस या वाइंडिंग अप बाय नोटिस हो सकती है। ओके, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से भी पार्ट 1 की तरह, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के पार्ट 1 की तरह इस वीडियो से भी आपको हेल्प मिलेगी। इसमें बताए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, बार बार सुनिए, हमें ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।